देखिए यहाँ पर आपका मैथ्यू आर्नोल्ड का एक वर्क है और जिसका नाम है द स्टडी ऑफ पोएट्री। द स्टडी ऑफ पोएट्री, थ्री एस्टिमेट्स फॉर एनालाइजिंग पोएट्री। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार पोएट्री को एनालाइज करने के लिए थ्री एस्टिमेट्स का यूज किया जाना चाहिए। थ्री एस्टिमेट्स कौन से हैं? हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स, पर्सनल एस्टिमेट और रियल एस्टिमेट। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप विलियम शेक्सपियर है, मान लीजिए विलियम शेक्सपियर की किसी वर्क को आपको एनालिसिस करना है तो हिस्टोरिकल एस्टिमेट पर नहीं किया जा सकता है कि हिस्टोरिकल एस्टिमेट का मतलब आपको उनकी पहले से हिस्ट्री पता है कि हाँ वो तो भाई हिस्ट्री में ही मतलब उनकी वर्क हमेशा अच्छी होती है तो ये भी वर्क अच्छी होंगी। कोई जरूरी नहीं कि हर पोएट का या हर प्ले राइट का इन सब का जो है सारा प्ले अच्छा ही हो। तो एनालिसिस जो करना चाहिए थ्री बेसिस पर लोग करते हैं। हिस्टोरिकल एस्टिमेट, पर्सनल एस्टिमेट का मतलब आप पर्सनल मान लीजिए आपका जो पर्सनल अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पर कर रहे हो तो ये भी नहीं होना चाहिए। रियल एस्टिमेट का मतलब रियलिटी को देखकर आपको एस्टिमेट करना चाहिए। यूज्ड द टच स्टोन मेथड, और सबसे अच्छी बात है मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोएट्री को एनालाइज करने के लिए थ्री एस्टिमेट्स पर तो जोर दिया ही है, हिस्टोरिकल, पर्सनल और रियल, लेकिन इसके साथ में उन्होंने टच स्टोन मेथड का यूज किया है। टच स्टोन मेथड का मतलब होता है टू कंपेयर अ वर्क फ्रॉम अ अनदर वर्क। टच स्टोन मेथड का मतलब एक वर्क का कंपैरिजन किसी दूसरे वर्क से करना, बेहतर वर्क से करना। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार पोएट्री हैज अ ग्रेट फॉर्चून, पोएट्री के पास एक ग्रेट फॉर्चून होता है। आवर ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैव बीन shaken, आवर रिलीजन हैज अटैच्ड itself to the fact, and our time honored dogmas are also gradually dissolved. Poetry alone possesses the power to sustain. For poetry the idea is everything, the rest is a word of illusion। ये कह रहे हैं आइडिया ही हर चीज है पोएट्री के लिए, बाकी सब तो इल्यूजन की दुनिया है। फॉर सुप्रीम पोलिटिकल सक्सेस मोर इज रिक्वायर्ड देन द पावरफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज ऑफ लाइफ। इट मस्ट बी एन एप्लीकेशन अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। Arnold thinks that his evolutions of Chaucer, Dryden, Pope, and Gray have sufficiently demonstrated how the lines from the great classics can be applied as a touchstone to determine the outline of a poet. With the rise of a multitude of common readers, there is a deterioration in the literary standards, and to appease the public taste, literature is becoming a vast and profitable industry. But in spite of this momentary phase, the truly great, the classical, will never lose currency. Supremacy is ensured to it not by the deliberate choice of the word, but by the very instinct to self-preservation in human. Matthew Arnold, a prominent Victorian poet, a critic, wrote an essay titled The Study of Poetry in 1880। ये चीज याद रखना, द स्टडी ऑफ पोएट्री को लिखा गया 1880 में। किसने लिखा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने, जो कि विक्टोरियन पोएट, विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं। इन दिस एसे, इस एसे में होता क्या? आर्नोल्ड एक्सप्लोर्स द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोएट्री। आर्नोल्ड जो है नेचर और पोएट्री के सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करते हैं एंड प्रोवाइड्स हिज थॉट्स ऑन हाउ पोएट्री शुड बी स्टडीड एंड एप्रिशिएटेड। और इस बात पर, इस विचार पर अपने थॉट्स को प्रोवाइड करते हैं कि पोएट्री किस तरह से, पोएट्री को पढ़ा जाए, किस तरह से उसकी एप्रिशिएट किया जाए, पोएट्री की किस तरह से प्रशंसा किया जाए। Arnold begins by stating that poetry holds a vital place in human culture and serves as a powerful means of expressing and understanding the human experience। आर्नोल्ड यहाँ पर ये चीज कहते हैं कि पोएट्री जो है ह्यूमन कल्चर में एक बहुत ज्यादा वाइटल प्लेस रखता है। He argues that poetry, with its imaginative and emotional qualities, can provide a deeper insight into life's complexities and offer solace and intellectual pleasure to individuals। According to Arnold, the primary aim of the poetry is to offer a criticism of life। यानी पोएट्री का एम होना चाहिए लाइफ के
लाइफ को क्रिटिसाइज किया जाए। ही सजेस्ट दैट पोएट्री हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफर reality and reveal essential truths about human nature, morality, and the nature of existence. Though its imaginative and reflective qualities, poetry can help individuals navigate the complexities of life and provide them with a deeper understanding of themselves and the world around them. Arnold emphasizes the importance of disinterest and disinterestedness. He suggests that the readers should approach poetry an open and receptive mind free from personal biases and preconceptions. In terms of studying poetry, Arnold advocates for a comprehensive and comparative approach. He suggests the readers should explore various poetic traditions. Arnold also discusses the role of criticism in the study of poetry. He argues that criticism should be objective. In Arnold's view, criticism should help readers understand and appreciate the technical aspects of poetry, such as form, structure, and language, as well as the intellectual and emotional depth of work. Matthew Arnold's The Study of Poetry emphasizes the significance of poetry, a means of understanding and appreciation of poetry in literary studies. In literary studies.